हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग टूल्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। कौन कौन से टूल्स होते हैं किसके डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स ऑफ किसके, डीएनए के, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन सा टूल्स होता है उसको वन बाय वन हर टूल्स को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहला टूल्स होता है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का टूल्स क्या है, सबसे पहले है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, सबसे पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर उसके बाद है क्या, पॉलीमरेस एंजाइम। फिर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेस एंजाइम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर पढ़ेंगे पॉलीमरेस एंजाइम, फिर पढ़ेंगे लाइगेस, वेक्टर। उसके बाद क्या है, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे होस्ट के बारे में। तो ये क्या है, इसके क्या है, इसके टूल्स हैं किसके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला टूल्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, इसको ध्यान से आप समझना, इंपॉर्टेंट है ये। जो क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पूरा एक कहानी है एक। ठीक है, उसको आप समझो। इन 1983, ठीक है, 1983 में क्या हुआ समझो। 1983 में टू एंजाइम थे। ठीक है, 1983 में क्या था, दो एंजाइम थे जो क्या करते थे, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को इनहिबिट करते थे, रेस्ट्रिक्ट करते थे। ठीक है, 1983 में दो एंजाइम थे जो क्या करते थे, जो बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ है उसको इनहिबिट करते थे, उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे। ठीक है, तो 1983 में क्या हुआ था, देखो 1983 में टू एंजाइम थे। ठीक है, दो क्या थे, टू एंजाइम थे जो क्या करते थे, जो बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, जो क्या है, बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, जो ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। उनका जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा था, इनहिबिट हो रहा था। टू एंजाइम किसके रेस्पॉन्सिबल थे, टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे। एक किस, एक क्या थे, ये थे रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसमें 1983 में क्या, दो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, दो एंजाइम क्या थे, रेस्पॉन्सिबल थे। किसके रेस्पॉन्सिबल थे, फॉर, किसके लिए, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ, रेस्ट्रिक्टिंग। ठीक है, मतलब उसको ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब ग्रोथ नहीं होने देना। ठीक है, दो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ किसका, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का ग्रोथ क्या कर दिए थे, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को इनहिबिट कर दिए थे, रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे उसको, मतलब और ग्रोथ होने नहीं दे रहे थे। किसको, बैक्टीरियोफाज को। ठीक है, किसमें, ई कोलाई में। ठीक, किसमें, इसेरिया ई कोलाई में, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो आप समझ गए कि दो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे किस लिए, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई। किसमें, ई कोलाई में। ई कोलाई क्या है, इसेरिया कोलाई। ठीक है, तो आप समझ गए कि दो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे किस लिए, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। समझ गए बात को। तो ये आप, तो कौन कौन से दो एंजाइम थे उसको आप समझो। एक एंजाइम क्या कर रहा था, देखो मतलब एंजाइम कर क्या रहा था, तो एंजाइम का फंक्शन समझो, आपके एंजाइम कर क्या रहा था आखिर में। एक एंजाइम क्या कर रहा था, देखो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। ठीक है, डीएनए में क्या कर रहा था, डीएनए में ऐड कर दे रहा था किसको, मिथाइल ग्रुप को। एक क्या कर रहा था, एक एंजाइम ऐड कर दे रहा था किसको, मिथाइल ग्रुप में। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को, मिथाइल को टू डीएनए, जिसके चलते क्या नहीं हो पा रहा था, जो बैक्टीरियोफाज है इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। पहला बात समझे। एक जो एंजाइम था क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहा था डीएनए में, जिसके चलते उस जो बैक्टीरियोफाज है इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। सेकंड एंजाइम क्या कर रहा था, सेकंड डीएनए को कट कर दे रहा था। सेकंड एंजाइम क्या कर रहा था, डीएनए को काट दे रहा था। ठीक है, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट दे रहा था।
उसीलिए जो बैक्टीरियोफेज इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उसीलिए क्या नहीं हो पा रहा था, बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो आप दो एंजाइम के बारे में समझ गए जो क्या कर रहे थे, रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, ठीक है, ग्रोथ नहीं, बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ को होने नहीं दे रहे थे। उसके बाद कुछ लेटर मतलब नाम उस एंजाइम का पता चला जिसको बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, बाद में क्या डिस्कवर हुआ था, बाद में पता चला कि कोई एंजाइम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो क्या कर रहे थे, जो डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन में, स्पेसिफिक सीक्वेंस में। ठीक, समझे बात को। ठीक, इसके बाद पता चला कि क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में इसके बाद क्या चला, पता चला हम लोग को। तो आप कैसे मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था इसका कैसे डिस्कवरी हुआ आप समझ पाए। और फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, देखो आप, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था हिंड2। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, हिंड2 था। हिंड2 क्या था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या था, हिंड2 था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो कि हिंड2 क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब उसके बाद क्या है, देखो लेटर क्या हुआ था, लेटर मतलब टू टू ठीक है, 230 स्टेन, ठीक है, 230 स्टेन से हम लोग कितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर लिए, 900। ठीक है, 230 स्टेन से डीएनए के स्टेन से क्या किए हम लोग, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर लिए हैं। आपके एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में डाटा गिवन है कि 230, ठीक है, 230 स्टेन से 230 स्टेन डीएनए से क्या कर लिए हैं, 90 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, 90 मतलब 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर चुके हैं। कितना एंजाइम कर चुके हैं, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कर चुके हैं, किससे, 230 स्टेन से। इंपॉर्टेंट है ये, आपके एनसीईआरटी में डाटा गिवन है। आप समझो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये करता क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन में क्या करता है, डीएनए को कट करता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस को, ठीक है, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसका स्पेसिफिक 6 बेस पेयर होता है। ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक 6 बेस पेयर होता है, उसी 6 बेस पेयर को ये कट करता है। स्पेसिफिक डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस जो क्या होता है, 6 बेस पेयर के होते हैं, उसी को क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को। बात समझे, उसीलिए इस मेन एंजाइम है। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, हिंड2, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड2 था। अब उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, इसको नोट करो, फिर इसको और पढ़ेंगे अच्छे से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आप समझे, क्या करता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करता है। ठीक है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर कट करता है। उस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, उस जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस में जो एक कट करता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। बात समझे, जहां पर क्या करता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कट करता है जिस सीक्वेंस पर, आप इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ओरली बोलूंगा तो आप आज याद रखो, कल भूल जाओगे। उसे मतलब आपको हर चीज़ आपको लिख के रखना चाहिए। ठीक है, आप बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि सोचते हैं कि हम लोग मतलब बिना लिखे याद कर सकते हैं, तो भाई आपको याद रहेगा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। और जो आप लिख के रखोगे उसको मतलब आप कभी भी उसको आप रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ मैं यहाँ इसको पढ़ा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब हर चीज़ को लिखो, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और आपका मतलब ये चॉइस, आप क्या करना चाहते हो, मैं अपना सजेशन आपको बताया। तो देखो आप क्या, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जो क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या कर रहा था, स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है। ठीक है, स्पेसिफिक बेस पेयर में, ठीक, कहाँ पर कट करता है, ये स्पेसिफिक बेस पेयर में क्या करता है, ये कट करता है स्पेसिफिक बेस पेयर, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बेस पेयर को रिकॉग्निशन साइट।
स्पेसिफिक बेस पेयर क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बेस पेयर को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, जहां पर एक कट करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट जहां पर क्या करता है? ये स्पेसिफिक कट करता है। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बेस पेयर के सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, जहां पर क्या करता है? ये कट करता है डीएनए को, जीन को। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका मेन रोल क्या है, किसका? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। बात समझ आए आपको? अब देखो, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लास ऑफ लार्ज एंजाइम से बिलोंग करता है, जिसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। ये किससे बिलोंग करता है? क्लास ऑफ लार्ज एंजाइम से बिलोंग करता है, जिसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं जिसको? जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जैसे कि डीएनएस, आरएनएस, एक क्या है? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है क्या? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है? टू टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। टू टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। दोनों में अंतर क्या है, इसको समझना है आपको। दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों का? सो देखो, जो एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? जो डीएनए होता है, एक क्या है? डीएनए है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए का जो लास्ट पोर्शन, ठीक है, डीएनए का जो साइड वाला पार्ट है, ठीक है, उसको कट करता है, टर्मिनल पार्ट को। जो डीएनए न्यूक्लियस होता है क्या करता है? ये जो डीएनए के टर्मिनल पोर्शन को कट करता है। ठीक है, क्या करता है? ये डीएनए के टर्मिनल पोर्शन को कट करेगा। ये क्या है? डीएनए का टर्मिनल पोर्शन, मतलब ये डीएनए के टर्मिनल पोर्शन को कट करता है। जो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? ये एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के टर्मिनल पोर्शन को कट करता है। क्या करता है? ये डीएनए के टर्मिनल पोर्शन को कट करता है। क्या? कौन? एक्सोन्यूक्लियस। एक क्या है? इसके टर्मिनल पोर्शन इसको कट कर दिया। ठीक है, साइड से क्या कर दिया? इसको कट कर दिया। इसी को बोलते हैं क्या? एक्सोन्यूक्लियस। जो क्या करता है? डीएनए के टर्मिनल पोर्शन को कट करता है। अब देखो एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई? एक क्या है? एंडोन्यूक्लियस। तो एक क्या है? मतलब सॉरी, डीएनए है। अब एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, एक इसके पास क्या होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस बेस पेयर का, जिसको बोलते हैं क्या? रिकॉग्निशन साइट होगा, जहां पर ये क्या करेगा? स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होगा, वहां पर ये कट करेगा। ठीक है, जहां पर क्या होगा? रिकॉग्निशन साइट होगा, वहां पर ये क्या करेगा? ये कट करेगा। ठीक है, ये मतलब मानो कि यहाँ पर क्या है? रिकॉग्निशन साइट है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? इसको डीएनए को कट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सेट पे क्या करेगा? डीएनए को कट करेगा, ऐसे इन्हें कहीं पर ही नहीं कर देगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। समझ आया आपको कि एंडोन्यूक्लियस क्या होता है और एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? कि एक्सोन्यूक्लियस किसको बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस किसको बोलते हैं? ठीक है, अब देखो समझो आप, हम लोग आप जो इको आर1 है, ठीक है, इसको आप समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये। जो इको आर1 है, इके वारन कहाँ से आया है? मतलब भाई ये कहाँ से आया है? ठीक है, जो इको आर1 है ये कहाँ से आया है? इको मतलब जो ई वर्ड है, ठीक है, ई वर्ड कहाँ से है? आप एक चीज समझो, इसका ई वर्ड आया है कहाँ से? जो इसका ई वर्ड है ये आया है इसरिकिया से। ठीक है, इसका जो ई वर्ड है कहाँ से है? इसरिकिया से। और जो सीओ वर्ड, ठीक है, को वर्ड है कहाँ से आया है? ये आया है कोलाई से। जो ई वर्ड है कहाँ से आया है? इसरिकिया से आया है। और जो सीओ वर्ड है कहाँ से आया है? इसका कोलाई से आया है। और जो आर वर्ड है, ठीक है, ये आर वर्ड कहाँ से आया है? आर वर्ड आया है स्टेन से। ठीक है, नेम ऑफ स्टेन से आया है। ठीक है, आर वर्ड कहाँ से आया है? नेम ऑफ स्टेन से आया है। और जो वन है, वन कहाँ से आया है? ऑर्डर से। मतलब जो डेवलपमेंटल ऑर्डर होता है, ठीक है, वहाँ से क्या आया है? ये जो वन आया है। तो मतलब आप समझ गए कि किसी भी चीज़ का नाम एक क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक, एक क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, इसका जिसको बोलते हैं क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है इसका? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर1। ठीक है, ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाम क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का? इको आर1। इको आर1 आया कहाँ से? आप समझ गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर1। ई कहाँ से आया है? इस एरिया से आया है। सीओ कहाँ से आया है? कोलाई से आया है। आर कहाँ से आया है? आ रहा है फ्रॉम स्टेन।
और 1 कहाँ से आया है? फ्रॉम ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। कौन सा ऑर्डर पर क्या हुआ? ये डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ से क्या है? ये 1 आया है। तो ये आप समझ गए कि कैसे इसका नेमिंग होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, कैसे इसका नेमिंग होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, कैसे नेमिंग होता है। अब बात करेंगे हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पर 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आप बात करेंगे किसके बारे में? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में आप दो डिस्कस कर लेते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ये क्या होता है? 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे ही कट होता है। मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं। वो क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। क्या होता है, देखो, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आप चाहे दोनों स्टैंड से, ठीक है, दोनों साइड से आप पढ़ो तो सेम होता है। मतलब आपके एनसीईआरटी ने उसका एग्जांपल दिया है, उसका एग्जांपल मैं भी ले रहा हूँ, मलयालम। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दिया है? मलयालम। जो मलयालम है, देखो मलयालम, ये क्या, आपको दोनों साइड से इसको आप पढ़ोगे तो सेम होगा, आप इसको सेम प्रोनाउंस करोगे। ठीक है, इसको पढ़ो, आप यहाँ से पढ़ो। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करो मलयालम, या वहाँ से स्टार्ट करो मलयालम। ठीक है, इसको आप यहाँ से पढ़ो, चाहे इसको यहाँ से पढ़ो, दोनों दोनों साइड से पढ़ो, दोनों सेम होगा। सेम ही मतलब है, दोनों क्या है इसका? सेम ही मतलब। इसलिए इसी को बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपको दोनों साइड से जब इसको रीड करोगे तो इसका सेम क्या होगा? मतलब होगा। इसका जो उल्टा मतलब नहीं होगा, इसका सेम क्या होगा? इसका सेम मीनिंग होगा, चाहे इसको आप दोनों साइड से रीड करो। ठीक है, यहाँ से रीड करोगे तभी इसका सेम मीनिंग है मलयालम, और इसको वहाँ से रीड करोगे यहाँ से भी, तो भी इसका क्या है? सेम मीनिंग है। क्या है सेम मीनिंग इसका? मलयालम। समझ आ गया आपको? इसी को बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। चाहे इसको आप दोनों साइड से रीड करोगे तो उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा? सेम होगा। फॉर द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, देखो, GAATTC, GAATTC, ये 5 प्राइम से, ठीक है, ये क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रैंड है, ठीक है, एक सीक्वेंस है GAATC। अगर यहाँ से भी सीक्वेंस कर लो आप, इसको यहाँ से कर सकते हो, 3 प्राइम से 5 प्राइम, दोनों क्या होगा? दोनों सेम होगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। CTTAAG, ये दोनों क्या है? दोनों सेम है। इसी को बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आप दोनों साइड से इसको रीड करो, दोनों साइड से इसको रीड करोगे तो, दोनों साइड से रीड करोगे तो क्या होगा? ये सेम है। ये क्या है? सेम है। इसी को बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको इसीलिए बोलता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, क्योंकि हम लोग इसको दोनों साइड से जब रीड करेंगे, ठीक है, यहाँ से भी पढ़ेंगे या यहाँ से भी पढ़ेंगे, तभी इसका सेम मीनिंग है इसका। ठीक है, इसका क्या है? सेम मतलब है। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कैसे मतलब कट करते हैं, तो आपने समझ लिया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसको कट करते हैं जब, ठीक, इसको क्या करते हैं जब कट करेंगे, मतलब अब देखो, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको कैसे कैसे कहाँ से कट करता है। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कैसे कहाँ से कट करता है। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जब इसको कट करेगा, ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब इसको कट करेगा तो इसमें क्या होता है? 2 ठो एंड प्रोड्यूस होते हैं। जब क्या होता है, देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जब कट करेगा, ठीक है, डीएनए को कट करेगा तो उस पर क्या होता है? 2 ठो, उस पर क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जब कट करेंगे तो उसमें क्या होता है? 2, ठीक, उसमें क्या होता है? 2 एंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? 2 ठो एंड प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन सा उसमें 2 ठो एंड प्रोड्यूस होता है, उसको समझो। देख, अगर समझो आप, एक क्या है? डीएनए है, ये डीएनए है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझो, ये क्या है? डीएनए है, ये डीएनए, सबको पता है क्या है? ये है डीएनए। अगर डीएनए को आप, ठीक है, अगर आप डीएनए को क्या काटोगे, अगर डीएनए को आप स्ट्रेट काटोगे, ठीक है, अगर आप डीएनए को स्ट्रेट काटोगे, मतलब डीएनए को क्या करोगे? डीएनए को आप
स्ट्रेट कट करोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ब्लंट एंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। जब आप क्या करोगे, डीएनए को स्ट्रेट काटोगे, ठीक है, जब इस डीएनए को आप स्ट्रेट इसको काटोगे तो इसी को बोलते हैं ब्लंट स्टेन, ठीक है। किससे काटोगे इसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब इसको डीएनए को आप कट करोगे, अगर स्ट्रेट करोगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, ब्लंट एंड। अगर आप इसको करोगे जिग जैग मैनर में, किसमें करोगे इसको आप, अगर आप इसको कट करोगे किस पर, जिग जैग मैनर में, तो इसको बोलते हैं क्या, स्टिकी एंड। तो इसको अगर आप कट करोगे कैसे, मानो जो इसको आप यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर इसको आप कट करोगे, जो डीएनए है इसको कट करोगे किस पर, ये क्या है, डीएनए, इसको आप कैसे कट के, इसको आप कट के जिग जैग मैनर पर, ठीक है, इसको कैसे कट किए हो, इसको कट किए हो जिग जैग मैनर पर, ठीक, बात समझे, इसको कैसे किया, कट किए हो, इसको कट किए हो जिग जैग मैनर पर, ठीक है, बात समझे, देखो इसको यहाँ से कट किए हो और इसको यहाँ से कट किए हो, एक कैसे, इसको बोलते हैं क्या, जिग जैग मैनर, ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं, तो ऐसे आप कट करोगे इसको जिग जैग मैनर में, ठीक है, इसको आप जिग जैग मैनर पर कट करोगे, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। जब इसको जिग जैग मैनर पर कट करोगे तो इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। तो आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि ब्लंट एंड क्या है और स्टिकी एंड क्या है। जब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करोगे, डीएनए को कट करोगे, अगर आपका डीएनए कट करोगे स्ट्रेट, ठीक है, अगर आप डीएनए को कट करोगे स्ट्रेट तो उसको बोलेंगे क्या, ब्लंट एंड। अगर आप डीएनए को कट करोगे जिग जैग मैनर पर तो उसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे उसको, स्टिकी एंड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलेंगे स्टिकी एंड। तो आपने मतलब जब आप डीएनए को कट करोगे तो उस पर क्या होते हैं, टू टाइप के कट होते हैं, एक अगर एक सिंपल स्ट्रेट कट होगा तो उसको बोलेंगे ब्लंट एंड, अगर जिग जैग कट होगा तो उसको बोलेंगे स्टिकी एंड। तो यह समझ गए। तो अब देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एग्जाम, अब आप मैं आपको एग्जाम्पल करके समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो इसको आकर लेते हैं यहीं पर, अब देखो इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझो ध्यान से इसको। एक क्या है, डीएनए है, ठीक है, डीएनए में क्या है, सीक्वेंस है, बेस पेयर का सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है इस पर, डीएनए पर क्या है, ये डीएनए है। अब डीएनए पर क्या है, देखो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है, जी ए ए, कौन सा सीक्वेंस है, देखो इसको ध्यान से आप, GATTC, ठीक है, डीएनए पर सीक्वेंस है GAATTCC, ठीक है, GAATTC। और इधर सीक्वेंस है क्या, जी ए, इसका एंटीपैरलर क्या होगा, एक क्या है इसका एंटीपैरलर सीक्वेंस है, ठीक है, एक क्या है इसका एंटीपैरलर सीक्वेंस। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। सो इसका एंटीपैरलर सीक्वेंस ये हो गया, बात समझ आए आपको। एक क्या है इसका सीक्वेंस है, इसका किसका, ये डीएनए का, ठीक, ये जीन का बोल सकते हो, डीएनए क्या है, डीएनए है, इसका सीक्वेंस क्या है, GAATTC। नीचे का सीक्वेंस क्या है, GCTTAAG, ठीक है, CTTAAG। अब इसको क्या करोगे आप, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे, इसको क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करोगे, ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे किस पर, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर, ठीक है, इसको क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे कहाँ पर, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर। ये स्पेसिफिक बेस पर सीक्वेंस है जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। ये क्या है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। इस रिकॉग्निशन साइट पर क्या करोगे, इसको एंडोन्यूक्लियस से आप कट करोगे, ठीक है, क्या करोगे, एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे। तो कैसे करोगे, देखो स्टिकी एंड कैसे होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो आप कट करोगे कैसे, देखो इसको यहाँ से कट करोगे, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसी कट, इसको आप ऐसे यहाँ से कट करोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, यहाँ से आप इसको ऐसे जिग जैग मिरर पर क्या करोगे, इसका कट करोगे,
बात समझे। इसको क्या करोगे, यहाँ से जिग जैग मैनर पर इसको आप कट करोगे तो कैसे आप होगा, देखो कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या बनेगा। ये कैसे बनेगा आप समझो इसको। तो अगर आप इसको जिग जैग मैनर पर कट करोगे तो कैसे ये प्रोड्यूस होता है, देखो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जी सी टी टी ए आर ए, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, जी सी टी टी ए, और यहाँ पर क्या होगा, ए ए ए टी टी सी, और यहाँ पर क्या होगा, जी। अगर आप स्टिकी एंड से कट करोगे, ठीक है, तो ऐसे आप इसको कट करोगे। अगर इसको आप अलग करोगे, ठीक है, इसको जब हम लोग स्टिकी एंड से क्या, मतलब इसको जब हम लोग एंडो न्यूक्लियस से कट किए हैं, ठीक है, इसको इसको क्या किया, अगर हम लोग इसको एंडो न्यूक्लियस से कट किए हैं तो क्या हुआ है, देखो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ है, इसको स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है। इससे क्या हुआ है, इससे स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, आप समझो, यहाँ से स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक। इस यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है। बात समझ आए आपको, एक कहाँ, एक क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ है। इसी को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको, ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या कर सकते हैं, जब आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इससे क्या करेगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा, इसको बोलेंगे फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर उसके बाद आप सेम बेस पे, ठीक है, उसके बाद जो प्लास्मिड होगा, इसके बाद इसका करोगे, इसका कटने के बाद इसको प्लास्मिड से आप क्या करोगे, उसको अटैच करोगे। प्लास्मिड में भी क्या होगा, इसका पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सेट होगा, वहाँ पर कट करोगे और इसको दोनों को लाइगेट करोगे, ठीक है। क्या करोगे, दोनों को लाइगेट करोगे, दोनों को अटैच करोगे। इसी को बोलते हैं क्या, जब प्लाज्मिड के साथ क्या जुड़ जाएगा, आपका डीएनए जुड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं इसी को बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर से क्या बन जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, कैसे आप समझ गए कि कैसे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काम करता है। आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए कि कैसे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको कैसे फंक्शन करता है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट करता है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस पर कट करेगा। जहां पर क्या होगा, रिकॉग्निशन सेट होगा, वहां पर क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा। यहाँ तक आप क्लियर हो गए, समझ आया आपको क्या करता है रेस्ट्रिक्शन, स्पेशल स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर क्या करेगा, ये कट मारता है। समझ गए बात को। अब आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, जो मस्ट एग्जाम्पल आपको बढ़िया लगेगा सुन के, मतलब समझ के, तो उसको देखो कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी ने आपको एग्जाम्पल दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया है, देखो बायोटेक्नोलॉजी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मतलब, अगर किसी को भी एक बार पढ़ने में समझ नहीं आता, मैं भी जब पढ़ा था इसको, ठीक है, जब मैं 12वीं क्लास में था, तो मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया था, ठीक है। इसको बार बार पढ़ोगे, इसका अच्छे से आप पढ़ोगे ध्यान से, तभी इसको समझ आएगा। और इसके एनसीईआरटी का लाइन आप गलती से बुक खोल कर पढ़ लोगे तो आपको, आप पागल हो जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी इसका लाइन बहुत हार्ड है। अगर आपने पढ़ चुका होगा, पढ़ लिया होगा, तो आप जान रहे होंगे कितना इसका एनसीईआरटी पढ़ना कितना खतरनाक है। तो इसको आप ध्यान से समझो कि इसमें आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, देखो एक फॉरेन डीएनए लिया है, ठीक। एक क्या है, फॉरेन डीएनए है, एक क्या है, फॉरेन डीएनए है, ठीक। एक क्या है, फॉरेन डीएनए है, और एक वेक्टर है, प्लास्मिड है, ठीक। एक क्या है, प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर की तरह काम करेगा, प्लाज्मिड है ये। और सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन पर, इसको भी क्या करेंगे। और जो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग कट करेंगे, मतलब एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से
प्लाज्मिड को कट करेंगे और एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो डीएनए है इसको कट करेंगे, ठीक है। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, एक ही सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को कट करेंगे और वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए है उसको कट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डीएनए ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए हैं। कौन क्या है कट, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किया है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको पर्टिकुलर पोजीशन पर ही क्या किया है, इसको कट किया है। और अब ये देखो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस से कट होगा तो ऐसी हुआ, फिर इसका ये अब क्या होगा, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे। कौन इसको अटैच करता है भाई, कौन जोड़ने का काम करता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसको लाइगेज, ठीक है। इसको अटैच होने का काम कौन करेगा, इसको जोड़ने का काम करेगा लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, दोनों को फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को जोड़ेगा, ठीक है। फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को क्या करेगा, अटैच करेगा, जोड़ेगा। अब देखो जो फॉरेन डीएनए है इसको थोड़ा सा ब्लू कलर में ले लेते हैं। फॉरेन डीएनए में ब्लू कलर का बात समझा रहा हूँ आपको। ये क्या है, फॉरेन डीएनए। अब फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे, ठीक है। फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे, कौन लाइगेट करेगा इसको, लाइगेज। तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड। और ये क्या है, इसका फॉरेन डीएनए। ये क्या है, इसका फॉरेन डीएनए। ये क्या है, अब ये क्या बन गया, इसको बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके पास क्या हो गया है, अब प्लाज्मिड के साथ अटैच हो गया है क्या, फॉरेन डीएनए, उसी इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये कहाँ जाएगा, होस्ट सेल में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अब होस्ट सेल में। इसको यहाँ से अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ पर, होस्ट सेल में। ये क्या है, होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में क्या जाएगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जाएगा। अब क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल पर जाएगा और क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, होस्ट है, ये कौन सा होस्ट है, इकोलाई, ठीक है। ये कौन सा होस्ट है जिसको बोलते हैं इकोलाई। इकोलाई फेमस है, सब जान रहे हैं इसको। और फिर से क्या करेगा, फिर से इसका डिवीजन होगा। फिर क्या होगा इसका, फिर से क्या होगा, इसका डिवीजन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका डिवीजन होगा। तो समझ गए कि कैसे जो होस्ट सेल में जाता है, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये होस्ट सेल में जाएगा और क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, होस्ट सेल में जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये अगर ये होस्ट सेल में जाएगा तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब कहाँ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। जब क्या होता है, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में जाता है इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इससे क्या होता है, क्लोनिंग, जिसको जीन क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्लोनिंग होता है, अपना कॉपी नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है इसका। इकोलाई में क्या होता है, इसका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसका प्रॉपर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और अपना नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपके स्टार्टिंग में समझाया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए और प्लाज्मिड को कट करने के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे, उसके बाद इसको लाइगेट करोगे, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कॉपी बनाओगे। यही आपके स्टार्टिंग में गिवन है। तो हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला था ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से नोट करो। तो हम लोग का पहला टॉपिक क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड टूल्स के बारे में। तो हम लोग का पहला टॉपिक जो क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे सेकंड टूल के बारे में। सेकंड टूल क्या था, अब पढ़ेंगे सेपरेशन, ठीक है। मतलब अभी एक ही टूल है, एक ही टूल में पढ़ेंगे क्या, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। सेपरेशन पढ़ेंगे और फ्रेगमेंटेशन किसका, डीएनए फ्रेगमेंट का। सेपरेशन एंड आइसोलेशन
कैसे जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको कैसे हम लोग सेपरेशन करते हैं और कैसे उसका प्रॉपर आइसोलेशन करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट क्या है हम लोग का, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलग करना, ठीक है, सेपरेशन मतलब अलग करना, सेपरेट हो जाना अलग। एंड आइसोलेशन मतलब क्या होता है, आइसोलेट करना, किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना, लेना, ठीक है, क्या करना, आइसोलेट करना। किसका, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो कैसे हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन करेंगे और उसको कैसे आइसोलेशन करते हैं उसको आप समझोगे अभी। डीएनए फ्रेगमेंट, सो डीएनए फ्रेगमेंट का कैसे सेपरेशन होता है और कैसे उसका क्या होता है, आइसोलेशन होता है, उसको आप ध्यान से समझना अब, ठीक। तो देखो कैसे, मतलब जो आप क्या किए हो, आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर दिए हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप डीएनए को काट दिए हो, ठीक है, डीएनए को कट कर दिए हो। अब उससे क्या हुआ है, जब आप डीएनए को कट करोगे तो उससे क्या होंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट होंगे। जब आप क्या किया हो, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिए हो, अब कट कर दिए हो तो क्या होगा, उसका बहुत सारे क्या है, फ्रेगमेंट है। अब उस फ्रेगमेंट क्या करोगे, आप उस फ्रेगमेंट का सेपरेशन और क्या करोगे, आइसोलेशन। जो फ्रेगमेंट उसको क्या करोगे, जो फ्रेगमेंट है उसको आप क्या करोगे, सेपरेशन करोगे और उसको क्या करोगे, आइसोलेशन करोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ठीक है, कैसे उसको सेपरेशन करोगे, कैसे उसका आइसोलेशन करोगे, उसको आप देखो कौन से प्रोसेस से करोगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हो, डीएनए के फ्रेगमेंट को आप सेपरेट सेपरेट करते हो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको सेपरेट करते हैं। तो देखो एक ऐसा प्रोसेस है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक इसमें आप ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। इस पर क्या होता है, देखो इस पर क्या होता है, इस पर चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पर एनोड होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कैथोड। एक प्लेट लिए हो आप, ठीक है, आप क्या क्या हो, एक प्लेट लिए हो, इस प्लेट पर क्या है, यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जिसको बोलते हैं कैथोड। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जिसको बोलते हैं कैथोड, यहाँ पर एनोड है। अब यहाँ पर जो जेल है, ठीक, इसके अंदर क्या करोगे आप, प्लेट के अंदर क्या करोगे, यहाँ पर जेल लोगे। कौन सा जेल लोगे, एग्रोस जेल। यहाँ पर क्या लोगे आप, एग्रोस जेल लोगे। एग्रोस कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक क्या है, एग्रोस एक नेचुरल पॉलीमर है। एक क्या है, एग्रोस, एग्रोस क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक्सट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम सीवीड से, ठीक है। जो एग्रोस क्या है, एग्रोस एक नेचुरल पॉलीमर है जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड से एक्सट्रैक्ट हुआ है क्या, एग्रोस, ठीक है। तो इस प्लेट के अंदर आप क्या लोगे, एग्रोस जेल लोगे, ठीक। यहाँ पर क्या है, पूरा एग्रोस जेल है। अब क्या करोगे, देखो जो डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया है, डीएनए फ्रेगमेंट बनाया है छोटा छोटा, उसको आप यहाँ पर सेपरेट करो। कैसे करोगे, देखो जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है वो कैसे, डीएनए का फ्रेगमेंट कैसे सेपरेट होता है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के हिसाब से क्या होगा, जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है ये सेपरेट होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है पॉजिटिव, सॉरी डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज समझ लो, आज सुन लो और लिख लो इसको, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आप जब डीएनए का फ्रेगमेंट को देखो, आप यहाँ पर आप सब, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करोगे, डीएनए का फ्रेगमेंट को रखोगे, ठीक। यहाँ पर क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट है, यहाँ पर क्या किया हो आप, यहाँ पर आप डीएनए के फ्रेगमेंट को रख दिए हो। जब यहाँ पर आप डीएनए का फ्रेगमेंट को करोगे तो ये जो डीएनए क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, और एक जो नेगेटिवली चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव।
यहाँ से मतलब जो फ्रेगमेंट है कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएंगे। अब कैसे मूव करेंगे, देखो जो स्मॉलर इन साइज का होगा, ठीक है, जिसका साइज स्मॉल होगा वो फास्ट मूव करेगा, ठीक है, जो जिसका साइज क्या होगा, जिसका साइज छोटा सा होगा, स्मॉल होगा, वही क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा और अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने साइज के अकॉर्डिंग ही आप पर्टिकुलर अरेंज हो जाएंगे। ठीक, बात समझे। जो स्मॉल साइज होगा, मतलब देखो ये स्मॉल साइज का है, ये स्मॉल साइज का डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये फास्ट मूव करेगा, ये फास्ट मूव कर लिया है। और जो इसके थोड़ा लार्ज होंगे वो थोड़ा सा लेट मूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइज क्या होंगे, या अकॉर्डिंग टू साइज ये प्रॉपर मूव करेंगे। यहाँ पर क्या है, बड़ा बड़ा सा ट्रेनिक फ्रेगमेंट है, यहाँ पर जो फ्रेगमेंट हो कहाँ होगा, बड़ा बड़ा सा होगा, तो अकॉर्डिंग टू साइज क्या होंगे, ये मूव करेंगे। तो बात समझे कैसे होता है ये, अकॉर्डिंग टू साइज देयर अरेंज होते हैं, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज में क्या अरेंज हुए। देखो ये आपको छोटे से बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, छोटे से बड़ा दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइज कैसे अरेंज है प्रॉपर, ठीक है। दोनों सेम है, बस कलर डिफरेंट कर लिया हूँ, सो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, ठीक है, अलग नहीं है। सो डीएनए फ्रेगमेंट, कैसे डीएनए का फ्रेगमेंट होता है समझ लीजिए कैसा होता है भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें एग्रोस जेल है, ठीक, एग्रोस जेल, जो एग्रोस जेल क्या है, नेचुरल पॉलीमर है किसका, सीवीड्स का। और ये इधर क्या है, कैथोड है। तो जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, डीएनए का फ्रेगमेंट कहाँ मूव करता है, डीएनए का फ्रेगमेंट मूव करता है फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज टू पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। जो स्मॉलर साइज का होगा, ठीक है, जो क्या होगा, स्मॉलर साइज का होगा वो जल्दी मूव करेगा, स्मॉलर साइज का होगा तो क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो देखो, और अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू देयर साइज ये आपस में अरेंज हो जाएंगे। अब क्या हो गया है, हम लोग जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, सेपरेट कर चुके हैं, ठीक है। जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, सेपरेट कर चुके हैं। अब देखो जब हम लोग क्या करते हैं, जिन के फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं, ठीक है ना, जब क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं और इसको स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। जब डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसको यहाँ से आइसोलेट किए हैं, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, अब इसका स्टेनिंग करेंगे। जब इसका स्टेनिंग करते हैं, किस पर करेंगे, स्टेनिंग करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड पर, ठीक है। इसका स्टेनिंग करते हैं किस पर, इथिडियम इथिडियम ब्रोमाइड पर। जब इसका क्या करता है, स्टेनिंग करता है किस पर, इथिडियम ब्रोमाइड पर। और इसको क्या करेंगे, जब यूवी रेज, ठीक है, इसको क्या करते हैं, यूवी लाइट से एक्सपोजर करेंगे। जब क्या करेंगे इसको, इसका यूवी लाइट से, ठीक, यूवी लाइट से क्या करेंगे, इसको एक्सपोजर करेंगे, यूवी लाइट से इसका एक्सपोजर करेंगे। तो अब हम लोग को ये कैसे दिखेगा, हम लोग को ये लाइट ऑरेंज बैंड, ठीक है, कैसे दिखेगा, ऑरेंज बैंड दिखेगा। हम लोग को कैसे दिखेगा, ये ऑरेंज बैंड दिखेगा। बात समझे कैसे दिखेगा हम लोग को, ये दिखेगा हम लोग को ऑरेंज बैंड। तो आप पूरा समझ गए कि कैसे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हैं हम लोग, जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको क्या क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को प्रॉपर सेपरेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं और उसको प्रॉपर स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। किससे स्टेनिंग करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से। और उसको जब क्या करेंगे, यूवी लाइट से, ठीक, यूवी लाइट से जब इसको एक्सपोजर करेंगे और उसको, तो क्या दिखेगा हम लोग को, ऑरेंज बैंड दिखेगा। तो हम लोग कैसे दिखेगा वो हम लोग को दिखेगा ऑरेंज बैंड। तो ये था हम लोग का सेकंड, ठीक है, क्या था हम लोग का मेथड, जिसको बोलते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। किससे करते हैं, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, अब फर्स्ट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। अब बात करेंगे क्या, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। क्लोनिंग वेक्टर में आखिर क्या पढ़ेंगे, सो देखो आप, तो आप पढ़ेंगे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जो क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को लेके जाएगा किसमें, होस्ट सेल में, ठीक है। ऐसा वेक्टर क्या, तो डीएनए के फ्रेगमेंट को लेके जाएगा होस्ट सेल में। सो क्लोनिंग वेक्टर का क्या क्या मतलब फीचर्स होना चाहिए, ठीक है। जो वेक्टर होगा, ठीक है, जो वेक्टर होगा उसको क्या होना चाहिए, क्या क्या उसका फीचर्स होना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। सो हम लोग का क्या है, आप देखो क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर इंपॉर्टेंट है भाई,
इसको आप इंपॉर्टेंट है बोल के अच्छे से याद करो, समझो और लिखो। एक क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पर इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। सो क्लोरीन वेक्टर, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। अब क्लोनिंग वेक्टर का कौन कौन से क्या होना चाहिए, कौन कौन सा फीचर्स होना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर का जो क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए उसका पहला फीचर्स क्या होना चाहिए, कि उसके पास क्या हो, उसके पास सिलेक्टिवली मार्कर हो, ठीक है। उसके पास सबसे पहले ORI हो, उसके बाद क्या हो, सिलेक्टिव मार्कर। तो पहले देखो सबसे पहले फीचर्स क्या होना चाहिए, उसके पास क्या हो, ORI मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले वेक्टर के पास, क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके पास सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जब उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी क्या होगा, वो प्रॉपर अच्छे से कर पाएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जिसको बोलते हैं क्या, ORI, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जहां से क्या होता है, ये ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जहां से क्या होता है, DNA में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से क्या बनता है, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक। आपने पढ़ा होगा DNA रेप्लिकेशन, तो जान रहे होंगे वहां से क्या बनता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या बनता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। तो मतलब यहाँ से क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस है, एक क्या है, एक सीक्वेंस है जिससे क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक क्या है, सीक्वेंस जिससे क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं क्या, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और क्या करता है, देखो इसका सेकंड फंक्शन क्या आपके इंस्टार्टिंग में दिया है, ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर, ठीक है। ये कंट्रोल करता है किस, कॉपी नंबर DNA मॉलिक्यूल का, ठीक। ये क्या करता है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है DNA मॉलिक्यूल का। कौन कंट्रोल करता है भाई, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, ठीक है। क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये करता है कॉपी नंबर को कंट्रोल। तो आपका इसके दो मतलब समझ गया, किसके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का फंक्शन समझ गए, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए किस पर, वेक्टर पर। क्योंकि पहला फंक्शन क्या है इसका, ये क्या करता है, पहला फंक्शन क्या है इसका, देखो जो ORI होता है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहले क्या करता है, ये सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और सेकंड क्या है, ये कंट्रोल करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको, कॉपी नंबर को, DNA का। तो ये पहला फीचर्स जो किस में होना चाहिए था, क्लोनिंग वेक्टर में होना चाहिए। सेकंड बात करेंगे हम लोग, सेकंड फीचर्स, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए क्या, वेक्टर के पास, क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। क्या होना चाहिए उसके पास, सिलेक्टेबल मार्कर्स, सेलेक्टिव मार्कर। इसके पास क्या होना चाहिए, सिलेक्टिव मार्कर होना चाहिए, या इसको आपको इंस्टार्टिंग में लिखा है सिलेक्टेबल मार्कर, वही है। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, देखो सिलेक्टेबल मार्कर मतलब ऐसा मार्कर है, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये मार्कर की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। जो वहाँ यूज होगा उस मार्कर की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब इससे क्या होगा, देखो अगर वेक्टर पर, ठीक है, अगर क्लोनिंग वेक्टर पर सिलेक्टेबल मार्कर होगा तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग किसको, ट्रांसफॉर्मेंट को या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। बात समझे, सिलेक्टेबल, ठीक है, सिलेक्टिव मार्कर से क्या कर सकते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन फीचर्स क्या है सिलेक्टेबल मार्कर्स होने का, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव मार्कर सब लोग आइडेंटिफाई कर सकते, आइडेंटिफाई दी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को।
तो आपको 2 पॉइंट समझ गए कि जो क्लोनिंग वेक्टर होगा उसको क्या क्या 2 फीचर्स होगा। तो 2 फीचर्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पढ़ेंगे थर्ड फीचर्स। तो आप पहले 2 फीचर्स को आप अच्छे से क्लियर समझो कि पहला फीचर्स क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, जिसके पास क्या हो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, और सेकंड क्या होना चाहिए सिलेक्टिव मार्कर, जिसको बोलते हैं क्या सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करे ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है, जो क्या करे आइडेंटिफाई करे ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया। और इस पर क्या होना चाहिए था, और वेक्टर पर होना चाहिए क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और क्या होना चाहिए उस पर, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर पर होना चाहिए, मतलब होगा तो ठीक होगा क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसे कि एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एम्पिसिलिन, अब ये बेस्ट एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। और है क्लोरोफिनोल, वो भी एग्जांपल है आपका, ठीक है, कैनामाइन वो भी क्या है एग्जांपल, लेकिन आपका मेन एग्जांपल क्या है टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन, जो क्या है एंटीबायोटिक, जो क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मतलब ऐसा जीन जो एम्पिसिलिन से क्या कर सकता है उसको रजिस्ट है, ठीक, एम्पिसिलिन से वो क्या बच सकता है, उसके उसके पास क्या है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, मतलब वो एम्पिसिलिन से अगर उसको हम लोग क्या करेंगे एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे, ठीक है, तो उसके पास वो बच जाएगा क्योंकि उसके पास क्या है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। बात समझे आप। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रो करेंगे किस पे, अगर एंटीबायोटिक, ठीक है, एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो करेंगे और उसके पास जो वेक्टर उसके पास क्या है एंटी, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो क्या करेगा उससे बच जाएगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसको बोलते हैं आप समझ गए कि सिलेक्टेबल मार्कर के पास और क्या होना चाहिए सिलेक्टिव मार्कर के पास होना चाहिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे कि एम्पिसिलोन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। अब आता है थर्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं क्या क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग साइट भी मस्त मतलब होना चाहिए क्लोनिंग साइट भी। क्लोनिंग साइट मतलब, क्लोनिंग सेट किसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सेट, ठीक है। क्लोनिंग सेट क्या है, क्लोनिंग सेट को ही बोलते हैं क्या रिकॉग्निशन सेट। रिकॉग्निशन सेट क्या है क्लोनिंग सेट मतलब, क्लोनिंग सेट को ही बोलता है रिकॉग्निशन सेट, मतलब ये क्या है वेक्टर है, एक क्या है वेक्टर, वेक्टर पर क्या होना चाहिए इस पर क्लोनिंग, इस पर क्या होना चाहिए था इस पर रिकॉग्निशन सेट होना चाहिए, ठीक, इस पर क्या होना चाहिए रिकॉग्निशन सेट, इस पर रिकॉग्निशन, यहाँ पर क्या है एक रिकॉग्निशन सेट है, यहाँ पर क्या होना चाहिए दूसरी रिकॉग्निशन सेट, यहाँ पर क्या है दूसरा रिकॉग्निशन सेट है। मतलब एक, ठीक है, एक वेक्टर पर बहुत सारे क्या होना चाहिए, एक वेक्टर पर बहुत सारे रिकॉग्निशन, एक वेक्टर पर बहुत सारे रिकॉग्निशन सेट होने चाहिए डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। बात समझे आप। एक वेक्टर पर एक क्या है एक प्लाज्मिड का वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है जिसके पास क्या होना चाहिए, जिसके पास मैनी रिस्ट्रिक्शन सेट या मैनी रिकॉग्निशन सेट होना चाहिए किसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए आप ध्यान से सुनो, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए खाली एक ही रिकॉग्निशन सेट होना चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए खाली एक ही रिकॉग्निशन सेट होना चाहिए। बात समझे आप। अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर द एग्जांपल एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लो आप इकोवार1, ठीक है, वो क्या है एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो उसके लिए क्या खाली एक ही तो क्या होना चाहिए एक ही तो उसके लिए रिकॉग्निशन सेट होना चाहिए। बात समझे। ये मान लो कि ये क्या है इकोवार1 का क्या है, इकोवार1 का रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, इकोवार1 का क्या है एक रिकॉग्निशन सेट है, इकोवार1 का क्या है ये रिकॉग्निशन सेट है, इसके लिए क्या होना चाहिए इसका जो एंजाइम है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इकोवार1 क्या है इकोवार1 का, इकोवार1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसके लिए क्या होना चाहिए जिसके लिए खाली एक ही, ठीक है, जिसके लिए खाली एक ही रेस्ट्रिक्शन सेट होना चाहिए, ठीक है, एक ही रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन आप बोल सकते हो इसको क्या, एक ही इकोवार1 क्या एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसके लिए खाली एक ही रिकॉग्निशन सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होगा मानो कि इसके लिए मानो जो इकोवार1 है इसका जो रिकॉग्निशन सेट है एक से ज़्यादा है, मतलब यहाँ भी क्या है इसका, यहाँ भी इकोवार1 है, मतलब यहाँ भी क्या है इसका रिकॉग्निशन सेट है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी इकोवार1, यहाँ पर भी क्या है इसका रिकॉग्निशन सेट है, मतलब अगर मल्टीपल क्या होगा अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मल्टीपल रिकॉग्निशन सेट होंगे तो क्या होगा देखो, एक कट यहाँ से भी कट कर देगा, 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 भैया पूरा मतलब ये वेक्टर को फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। बात समझ क्या करेगा पूरे वेक्टर को एक फ्रेगमेंट पर तोड़ देगा। उसीलिए मतलब
खाली एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, ठीक है, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। तो आपको समझ आया होगा कि क्लोनिंग साइट किसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं किसको, क्लोनिंग साइट किसको बोलते हैं, ठीक, बात समझे कि एक ही रेस्ट्रिक्शन सेट होना चाहिए, एक ही रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन सेट होना चाहिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं क्या, क्लोनिंग साइट। अब बात करेंगे क्या, PBr322। आपके स्टार्टिंग में दिया है एक प्लाज्मेटिक, एक वेक्टर का, क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल दिया है, एक वेक्टर का एग्जांपल दिया है जो आर्टिफिशियल बनाया गया है जिसको, ठीक है, जिसको क्या क्या है, जिसको आर्टिफिशियल बनाया गया है प्लाज्मिड, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, देखो PBr322, उसको पढ़ेंगे अब। सो देखो एक ठो क्या बनाया गया है, एक ठो आर्टिफिशियली बनाया गया है वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, उसको पढ़ेंगे आप, PBr322। सो देखो अब एक ठो मतलब जो क्या है वेक्टर बनाया गया है आर्टिफिशियली, जिसको बोलते हैं क्या, PBr322। तो देखो इसमें क्या है, एक क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है, जो आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसमें क्या है, वेक्टर का नाम क्या है, इस वेक्टर का नाम है PBr322, ठीक है, वेक्टर का नाम क्या है, PBr322 वेक्टर है प्लाज्मिड, ठीक, प्लाज्मिड, ठीक है, वेक्टर है PBr22। तो PBr22 का देखो, इस पर क्या देखेंगे हम लोग, इस पर, इसमें, इस पर एक ही वेक्टर पर क्या है, बहुत सारे क्या है, इस पर रिकॉग्निशन साइट है, इस पर क्या है, इसके बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट है, कौन कौन सा देखो इस, और इस पर क्या है, दो ठो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इस प्लाज्मिड पर क्या है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, कौन कौन सा, दो ठो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, देखो इस पर क्या है, दो ठो क्या है, इस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, इस पर क्या है, दो ठो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, कौन कौन सा है, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर कौन कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पर है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, जो एम्पिसिलिन से बचाएगा, जो टेट्रासाइक्लिन से बचाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखो जो, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पर दो है, क्या है, दो ठो रिकॉग्निशन सेट है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेक्लास जो टेट्रासाइक्लिन है उस पर क्या है, दो ठो एंटीबायोटिक, ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पर क्या है, दो, यहाँ पर क्या है, दो ठो रिकॉग्निशन सेट है, ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन है यहाँ पर क्या है, दो ठो रिकॉग्निशन सेट है, कौन कौन सा है, देखो यहाँ पर क्या है, दो ठो रिकॉग्निशन साइट है, एक है जिसको बोलते हैं BAM-H1, ठीक है, एक है जिसको बोलते हैं क्या, BAM-H1, एक है जिसको बोलते हैं साल 1, एक है जिसको बोलते हैं BAM-H1, एक क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, ठीक, एक क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, दूसरा क्या है, साल 1, ये भी क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, मतलब टेट्रासाइक्लिन पर दो क्या है, रिकॉग्निशन साइट है। वैसे ही सेम एम्पिसिलिन पर भी क्या है, एम्पिसिलिन पर भी दो ठो क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, इस पर भी क्या है, इन पर भी दो ठो रिकॉग्निशन साइट है, कौन कौन सा है, देखो एक है रिकॉग्निशन साइट, एक यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट है जिसको बोलते हैं क्या, PVU, ठीक है, PVU1, और यहाँ पर क्या है, रिकॉग्निशन साइट PST1, यहाँ पर क्या है, दो ठो रिकॉग्निशन साइट है, कहाँ पर, एम्पिसिलिन पर। अब बात करेंगे कहाँ पर, और देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर फिर रिकॉग्निशन साइट है डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, कौन कौन सा है, देखो यहाँ पर आपको तीन ठो, सबसे पहले है EcoR1, EcoR1, फिर है आप क्ला1, उसके बाद थर्ड है क्या, हिंड3, और यहाँ पर एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है अलग से आपको बताया, मतलब सेम बताया, यहाँ पर किसका है ये, PUV2, ये किसका है, ये PUV2 का है। तो ये क्या है, पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है किसका, डिफरेंट डिफरेंट साइड का, ठीक है, यहाँ पर ROP होगा, और यहाँ पर क्या है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ORI, यहाँ पर क्या है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन।
तो आपको समझ आया होगा कि कैसे कहाँ कहाँ पर क्या है इसके डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से समझो, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इसको, आप ध्यान से समझो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए वेक्टर है, ठीक है, आर्टिफिशियली ग्रो बनाया गया वेक्टर है, जिसको इसका नाम क्या है, PBR322। इस पर क्या है डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे क्या है इस पर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, बहुत सारे क्या है इस पर रिकॉग्निशन साइट है। कौन कौन से रिकॉग्निशन साइट है देखो। सबसे पहले वेक्टर पर क्या है, दो ठो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक, इस पर क्या है दो ठो टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। पहला है टेट्रासाइक्लिन और एक है एम्पेसिलिन। टेट्रासाइक्लिन पर क्या है दो ठो रिकॉग्निशन साइट है, एक है BAM-H1, एक है सेल 1। और एम्पेसिलिन पर भी क्या है दो ठो रेस्ट्रिक्शन साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, जिसको बोलते हैं एक है PV1 और क्या HT1। उसके बाद अपर में ऊपर साइड देखो, यहाँ पर तीन ठो क्या है रिकॉग्निशन साइट है। पहला है इकोवार 1, फिर क्या है क्लाव 1, फिर क्या है हिंड 2, सॉरी हिंड 3। उसके बाद नीचे क्या है ओरिजिन ORI क्या है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। उस पर उसके बाद क्या है ROP क्या है, जहाँ पर क्या है एक रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट है। मैं बार बार रेस्ट्रिक्शन बोल रहा हूँ, मतलब वही है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन सेम है, रेस्ट्रिक्शन साइट बोल सकते हो या रिकॉग्निशन साइट बोल सकते हो। तो PVR ये तो आप समझ गए कि PVR322 से मतलब इस पर क्या है बहुत सारे क्या है इस पर रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो बहुत सारे क्या है इस पर रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। तो आपको प्रॉपर अच्छे समझ आया होगा कि इस पर क्या है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट हैं, ठीक है। इसको आप नोट करो। फिर हम लोग देखेंगे जब हम लोग अगर मानो अगर हम लोग कट करेंगे, ठीक है, आपके स्टार्टिंग में एग्जांपल दे उसी की मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। अगर हम लोग BAM-H1 को कट करेंगे, ठीक है, BAM-H1 को जब कट करेंगे देखो, जब इसको क्या करेंगे हम लोग रेस्ट्रिक्शन, ठीक, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, ठीक है। BAM-H1 से क्या क्या करेंगे हम लोग इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। तो इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर क्या है भाई, जब BAM-H1 को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो यहाँ पर क्या है टेट्रासाइक्लिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन ये भी क्या होगा डिस्ट्रॉय होगा। बात समझ रहे हो। जब यहाँ से हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब इसको कट करेंगे यहाँ से, जब कट करेंगे तो उसके साथ क्या डिस्ट्रॉय होगा, इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्या टेट्रासाइक्लिन। क्योंकि कहाँ यहाँ पर क्या है जो एंटीबायोटिक, ठीक है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था टेट्रासाइक्लिन, जब इसको कट करेंगे तो एक क्या हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझ आया आपको, बात समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, कि आप समझो जब हम लोग मानो ये वेक्टर है भाई, वेक्टर है तो उसके साथ अब क्या जुड़ेगा, इसके साथ अब जो DNA है क्या होगा DNA लाइगेट होगा। इसके वेक्टर के साथ क्या होगा, वेक्टर के साथ DNA लाइगेट होगा। तो जब वेक्टर के साथ DNA लाइगेट होगा तो हम लोग कट करेंगे कहाँ पर, अगर हम लोग कट करेंगे BAM-H1 पर। जब BAM-H1 पर हम लोग कट करेंगे तो ठीक है ना, जब इसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये भी क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी क्या होगा ये भी हो जाएगा डिस्ट्रॉय। जब हम लोग कट करेंगे किसको BAM-H1 को कट करेंगे तो उसके साथ क्या होगा जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये भी क्या होगा ये भी हो जाएगा डिस्ट्रॉय। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो देखो जब क्या करेंगे हम लोग इसको कट करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं कट कर चुका हूँ, ठीक, इसको मैं क्या कर दिया हूँ, इसको मैं कट कर चुका हूँ। तो अब क्या डिस्ट्रॉय हो गया है, अब टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं अपना जो क्या था मेरा जो DNA था फॉरेन DNA था, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलियन DNA को मैं यहाँ से क्या कर दिया हूँ जोड़ दिया हूँ, किससे हेल्प से DNA लाइगेज। तो इसको आप आगे देखेंगे, इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अब बहुत सिंपल है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इस पर देखो अब क्या होगा। आप देखेंगे क्या क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या समझाया था अभी तक, यहाँ पर क्या है इसको आप यहाँ से कट के, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन था पहले, यहाँ पर क्या है एम्पेसिलिन, यहाँ पर क्या है
एम्पिसिलिन। तो देखो जब यहाँ से आप कट करोगे, ठीक, यहाँ से आप वेक्टर को कट करोगे तो यहाँ से क्या डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ से डिस्ट्रॉय होगा टेट्रासाइक्लिन, और क्या बन गया हम लोग का जो प्लाज्मिड का जो प्लाज्मिड है, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ गया, अब प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया है क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं क्योंकि स्पेस में पाएगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो आप देखो इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बस कम टाइम में हो जाएगा। यहाँ से कट किए हैं, यहाँ से कट किए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से खाली कट, एक यहाँ पर क्या है एम्पिसिलिन, यहाँ पर क्या है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को हम लोग क्या किया है, यहाँ से कट किए हैं, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया है ये देखो क्या, यहाँ पर एम्पिसिलिन है, इसको कट नहीं किए हैं, ठीक है ना, एम्पिसिलिन को कट नहीं किया है, खाली टेट्रासाइक्लिन को, ठीक है, बाम H1 से, ठीक है, बाम H1 से जब कट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, बाम H1 से जब क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे उस पर, तो टेट्रासाइक्लिन जो था वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप देखो इसको कट किया, ठीक है, तो अब देखो दो पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, अब इसको क्या कर चुका है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको हम लोग कट कर चुके हैं, तो इसका अब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी होगा, दो पॉसिबिलिटी होगा, मतलब कि एक हो सकता है कि जो प्लाज्मिड है, ठीक, जो वेक्टर है उसके साथ जो डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है वो अटैच हो सकता है, ठीक है, प्लस एक क्या है फॉरेन डीएनए। सो देखो फॉरेन डीएनए के साथ मतलब दो ठो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, देखो हम लोग का जो फॉरेन डीएनए है उसके साथ कौन अटैच हो गया है, फॉरेन डीएनए लाइगेट कर चुका है, किसके साथ, फॉरेन डीएनए लाइगेट कर चुका है वेक्टर के साथ। अगर वेक्टर के साथ लाइगेट कर चुका है तो उसको बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये प्लाज्मिड है, अगर इसके साथ क्या है, अगर इसके साथ क्या है वो छूट चुका है, अगर इसके साथ ये क्या है, इसके साथ जो हम लोग का डीएनए था, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए था वो क्या हो चुका है, वेक्टर के साथ लाइगेट हो चुका है, इसको बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और सेकंड कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकता है किसके साथ क्या नहीं हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इसके साथ जो ये लाइगेट नहीं हुआ है, ठीक, इसके साथ क्या नहीं हुआ, इसके साथ ये लाइगेट नहीं हुआ है, बात समझे, इसके साथ क्या नहीं हुआ, ये लाइगेट नहीं हुआ है। तो इस पर क्या है, इस पर एम्पिसिलिन, यहाँ पर भी एम्पिसिलिन, और यहाँ पर तो टेट्रासाइक्लिन था वो क्या हो गया, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन था वो डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ पर एम्पिसिलिन है, वहीं से यहीं पर एम्पिसिलिन यहाँ पर है और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन भी है। अब क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन भी यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए था वो आपस में क्या, फॉरेन डीएनए आपस में लाइगेट नहीं हुए, ठीक है, यहाँ पर फॉरेन डीएनए यहाँ के जुड़ा नहीं, प्लाज्मिड आपस में क्या हो गया, प्लाज्मिड आपस में जुड़ गए। भाई आप समझो जब आप किसी की चीज़ को देखो ये क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है, जब आप प्लाज्मिड को कट करोगे, ठीक है, प्लाज्मिड को आप यहाँ से यहाँ कट किए हो, अब प्लाज्मिड क्या हो गया है, प्लाज्मिड कट हो गया है, तो प्लाज्मिड के पास यहाँ पर और यहाँ पर से क्या है, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो आपस में जो प्लाज्मिड है ये आपस में जुड़ भी सकता है ना, बात समझ रहे हो, यहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो प्लाज्मिड यहाँ से यहाँ जुड़ सकता है भाई, यहाँ से यहाँ क्या हो सकता है, प्लाज्मिड जुड़ सकता है, तो यहाँ वही मतलब वही केस यहाँ पर हुआ है, ठीक है, वही केस कहाँ हुआ है, वही केस यहाँ पर हुआ है कि आपस में जो प्लाज्मिड थे एक जुड़ गए आपस में, ठीक है, आपस में क्या किए, प्लाज्मिड आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा नेक्स्ट, तो हम लोग पास क्या गए हैं, दो पॉसिबिलिटी गए हैं। पहला पॉसिबिलिटी है कि जिसके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और जिसके एक है जिसके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं, ऐसा एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। अब इसको जब देखो, जब आप होस्ट पर इंसर्ट करोगे, ठीक है, जब क्या करोगे, देखो इसको आप इसको होस्ट पर डालोगे, ये पहला होस्ट है, सेकेंड होस्ट है, थर्ड होस्ट है। अब देखो क्या करोगे, इसको जब आप होस्ट पर इसको क्या करोगे, इसको होस्ट पर इसको डालोगे, ठीक है, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी होगा, एक हो सकता है कि अब ये दो हैं भाई, तो दो चल देंगे होस्ट के पास, ठीक है, ये टाइप 1 होस्ट है, एक ए बी सी, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इस होस्ट में पहुंच गया, ठीक है,
ईस्ट होस्ट पर आ गया है ये, और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन, यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब जो क्या है, जो ये वेक्टर है वो होस्ट पर, मतलब टोटल 3 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, 3 हैं, 3 से होस्ट हैं। अब 3 होस्ट हैं, उस पर एक पड़ जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एक पड़ जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक, एक पड़ जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एक पड़ जाएगा, एक होस्ट पड़ जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एक पढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जिस होस्ट पर नहीं जाएगा, ठीक है, जिस जिस होस्ट पर क्या नहीं होगा, जिस होस्ट पर जो है, जिस होस्ट पर जो वेक्टर है वो नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें क्या, सॉरी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्या बोलते हैं जिसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें क्या नहीं हुआ, इस पर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, बात समझे। जिस पर क्या, जिस पर वेक्टर नहीं जाता, ठीक है, जिस होस्ट पर वेक्टर अगर नहीं जाएगा, इस पर क्या नहीं है, इस पर वेक्टर नहीं है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जिस पर वेक्टर गया, जिस होस्ट पर क्या गया है, जिस होस्ट पर वेक्टर गया है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। जिस पर क्या गया हुआ है, जिस पर होस्ट गया है, जिस पर होस्ट गया है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और जिस पर होस्ट नहीं गया है उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब क्या होगा देखो, अब इसको हम लोग मीडियम पर रखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले समझो, हम लोग टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है, हम लोग बाम H1 को कट किए हैं किस मीडियम पर, कहाँ से कट किए हैं उसको, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से कट किए हैं। तो सबसे पहले इसको कौन से मीडियम पर रखेंगे हम लोग, अगर टेट्रासाइक्लिन को पहले डिस्ट्रॉय कर चुके हैं तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे इसको, हम लोग इसको सबसे पहले मीडियम पर रखेंगे एम्पिसिलिन, ठीक है, इसको कौन से मीडियम पर रखेंगे, इसको सबसे पहले मीडियम पर रखेंगे, कौन से मीडियम पर, एम्पिसिलिन मीडियम पर, ठीक है, इसको कौन से मीडियम पर रखेंगे, एम्पिसिलिन मीडियम पर रखेंगे, ठीक है, एम्पिसिलिन मीडियम पर इसको सबसे पहले रखेंगे, इसको सबसे पहले एम्पिसिलिन मीडियम पर रखेंगे। जब इसको हम लोग एम्पिसिलिन मीडियम पर रखेंगे तो कौन ग्रो होगा, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था ये हो जाएगा, मर जाएगा ये, ठीक है, इसके पास जीन ही नहीं है, वेक्टर ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था ये खत्म हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब देखो इसमें, इसमें से कौन ग्रो होगा, इसमें से दोनों के दोनों ग्रो होंगे, ठीक है। इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, ठीक, इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो ये क्या होगा, ये ग्रो हो पाएगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग का क्या हो पाएगा, ग्रो हो पाएगा। सेकेंड, वो भी, इसके पास भी क्या है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो ये भी ग्रो हो पाएगा, ये भी क्या हो पाएगा, ये भी ग्रो हो पाएगा। एक के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एक के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, एक क्या है एम्पिसिलिन में, एक क्या है यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर एम्पिसिलिन। तो जब हम लोग इसको एम्पिसिलिन मीडियम पर रखेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको एम्पिसिलिन मीडियम पर रखेंगे तो कौन ग्रो करेगा, जब इसको एम्पिसिलिन मीडियम पर रखेंगे, जिसके पास क्या है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जिसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वही ग्रो करेगा। मतलब ये दोनों के पास क्या है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो ये दोनों ग्रो करेंगे। बाकी जो ये था, ठीक है, जिसके पास वेक्टरीन है, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके बाद सेकंड मीडियम पर रखेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, टेट्रासाइक्लिक मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिक मीडियम, टेट्रासाइक्लिन, इस मीडियम को बोलते हैं क्या, टेट्रासाइक्लिन मीडियम। इस मीडियम पर जब इसको हम लोग रखेंगे, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर हम लोग जब इसको रखेंगे तो इस पर क्या होगा, देखो, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, जिसके पास क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा वही ग्रो करेगा। और जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा, जिसके पास नहीं होगा वो ग्रो नहीं करेगा, जिसके पास होगा वही ग्रो करेगा। तो रिकॉम्बिनेंट के पास क्या नहीं है, रिकॉम्बिनेंट के पास नहीं है इसका जो टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास जो क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो था वो हो गया है डिस्ट्रॉय। तो ये यहाँ पर ग्रो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कौन ग्रो हो पाएगा, जिसके नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये यहाँ पर ग्रो हो पाएगा, यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो हो पाएगा। और जिसके पास क्या है,
जिसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो ग्रो नहीं हो पाएगा। बस हम लोग यही चाह रहे थे, ठीक है, हम लोग यही चाह रहे थे कि जो एम्पिसिलिन, ठीक, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर नॉन रिकम्बिनेंट ग्रो हो, और यहाँ पर कौन बच गया? अब यहाँ पर ये बच गया, तो हम लोग यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसका मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, इसका मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस को समझे, इसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या था आपका क्लोनिंग वेक्टर, कि कैसे हम लोग प्रॉपर किसी भी साइड पर कट करके क्लोनिंग वेक्टर करते हैं, कि क्या करते हैं प्रॉपर हम लोग क्लोनिंग वेक्टर करते हैं। तो आपको समझ आया, इसको अच्छे से नोट करो, फिर आपको मैं एक बार और फिर से आपको मैं समझाऊंगा, आपको इसको एक बार और फिर से अच्छे से नोट कर लो एक बार, ठीक है। सो देखो, अब सबसे पहले क्या, अब आप ध्यान से समझो, मैं आपको 1 मिनट के अंदर आपको समझाऊंगा। ये क्या था? वेक्टर था। वेक्टर में आपने कट किया, कहाँ पर कट किया? इसको बेम H1 पर कट किया। जब बेम H1 पर आप इसको कट करोगे तो उसके साथ क्या है, जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब दो ठो पॉसिबिलिटी है कि फॉरेन डीएनए के साथ जो प्लाज्मिड है ये अटैच हो सकता है या अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अटैच हुआ है तो उसको बोलेंगे क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब देखो, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसका क्या होगा? अगर इसको होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसका आपका 3 पॉसिबिलिटी होगा। पहले एक होस्ट सेल में क्या जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक होस्ट सेल में जाएगा क्या? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और एक नहीं जाएगा। जिस पर जाएगा जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और जिस पर नहीं जाएगा जिसको बोलते हैं क्या? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उसके बाद इसको आप ग्रो करोगे किस मीडियम पर? एम्पेसिलिन मीडियम पर इसको ग्रो करोगे। जब इसको आप एम्पेसिलिन मीडियम पर ग्रो करोगे, ठीक है, जब इसको आप एम्पेसिलिन मीडियम पर ग्रो करोगे तो क्या होगा? जिसके पास एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो ग्रो होंगे। मतलब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था वो ग्रो नहीं होगा। जिसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन वो क्या होगा? मतलब ये दोनों के दोनों ग्रो होंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर से इसको नेक्स्ट मीडियम पर भेजोगे जिसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम। टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर क्या होगा? जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा वही ग्रो होगा। जिसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा क्या होगा? वही ग्रो होगा। और जिसके पास नहीं होगा वो ग्रो नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन था वो ग्रो होगा, ठीक है। और जिसके पास था नहीं है वो ग्रो नहीं होगा। किसके पास नहीं है? रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास नहीं है, ठीक। ये क्या, ये कहाँ पर नहीं है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास नहीं है, ठीक। ये किसके पास नहीं है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास नहीं है, तो ग्रो नहीं हो पा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि आखिर में इसमें होता क्या है। बस आपको थोड़ा सा बच्चा है आपका चैप्टर, मतलब थोड़ा सा टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इंसर्शन एक्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ते रहो, समझ जाएगा। पानी पीना है आपको, पी लो अच्छे से, आप पी लो पानी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फिर से। पी लिए पानी, तो स्टार्ट करेंगे अब फिर से हम लोग इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन, जिस पर देखो सेम उसी का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो आपके स्टडी में है। तो इसका देखो, एक क्या है? वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर है। इसका नाम क्या है? पॉकेट, ठीक है, PUC पॉकेट, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्लाज्मिड पॉकेट। इसका वेक्टर का नाम क्या है? प्लाज्मिड का पॉकेट। इस पर क्या है? देखो, इस पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? एम्पिसिलिन। यहाँ पर क्या है? एम्पिसिलिन, ठीक। यहाँ पर क्या है? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लैक जेड जीन। यहाँ पर क्या है? लैक जेड जीन। और आप सभी लोग को पता है लैक जेड जीन क्या बनाता है? लैक जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्सिडेज, ठीक है। जो लैक जेड जीन है कौन सा एंजाइम बनाता है? लैक जेड जीन बनाता है कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। लैक जेड, जो लैक
जेड जीन है क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम बनाता है। कौन, लैक जेड जीन। अब क्या हुआ देखो, जो लैक जेड जीन है, अगर इसमें दो केस पढ़ते हैं, ठीक है, दो केस पढ़ते हैं। पहला केस अगर ये डीएनए के साथ, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए है उसके साथ ज्वाइंट किया, मतलब रिकॉम्बिनेंट बनाया तो क्या होगा, ठीक है। सेकंड केस पढ़ेंगे इसमें हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट। सेकंड केस क्या है, अगर प्लाज्मिड के साथ क्या नहीं जुड़ा है, प्लाज्मिड के साथ नहीं जुड़ा है क्या, फॉरेन डीएनए। सेकंड केस है नॉन रिकॉम्बिनेंट और फर्स्ट केस है रिकॉम्बिनेंट। अगर देखो पहले केस के बारे में बात करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर इसके साथ क्या नहीं जुड़ा है, कोई भी इसके साथ फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है, तो क्या करेगा, ये एक्टिव होगा, लैक जेड जीन एक्टिव होगा। ठीक है, एक क्या होगा, लैक जेड जीन एक्टिव होगा और क्या फॉर्म करेगा, देखो ये बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसिडीज। क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। और बीटा ग्लैक्टोसिडेस क्या करता है आपको पता होगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेस का फंक्शन क्या है, वो लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ठीक है, किसमें ब्रेक करता है, किसमें ब्रेक करेगा वो, बीटा ग्लैक्टोसिडेस का फंक्शन क्या करता है, वो लैक्टोज को ब्रेक करता है किसमें, लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। यही फंक्शन है किसका, बीटा ग्लैक्टोसिडेस का। और एक इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक, इससे क्या बनता है, इससे इस पर क्या होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, जिससे क्या होता है, इससे ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये होता है ब्लू कलर का। ठीक है, इस पर क्या होता है, इस पर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लू कलर देता है। क्या देता है, ये ब्लू कलर देता है। तो आप समझ गए कि अगर क्या होता है, फॉरेन डीएनए अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो बीटा ग्लैक्टोसिडेस एक्टिव होगा और लैक्टोज फॉर्म करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। उस पर क्या होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। उसके बाद बात करेंगे अगर रिकॉम्बिनेंट होगा, अगर फॉरेन डीएनए जो है वो प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर लिया, तो जो लैक जीन, ठीक है, जो लैक जेड जीन था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, तो क्या नहीं बनेगा, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा, नो एंजाइम। ठीक है, अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ तो कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा, जिसके चलते वो क्या कलर देगा, वो देगा व्हाइट कलर। ठीक है, जिसके चलते क्या कलर देगा, वो जिसके चलते वो कलर देगा व्हाइट कलर। बात समझे आप, जिसके चलते क्या देगा, वो व्हाइट कलर, जिसके चलते वो व्हाइट कलर देगा। क्लियर हो गया आपको। इसी को बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। बात समझे, उसी क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो आपको क्लियर समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड, वेक्टर फॉर क्लोनिंग प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, वेक्टर फॉर जीन, कौन कौन से वेक्टर रिक्वायर्ड है प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में देखो कौन सा वेक्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्लांट में कौन सा वेक्टर को यूज करते हैं जीन, ठीक है, क्लोन करने के लिए। ठीक है, डीएनए को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कौन सा क्लोन वेक्टर का यूज करते हैं प्लांट में। सबसे पहले प्लांट की बात करूं मैं, तो प्लांट में कौन सा वेक्टर को यूज करते हैं, देखो प्लांट में एक फेमस वेक्टर जिसको बोलते हैं क्या, टुमनी। ठीक, जिसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेसियन। ठीक, एक फेमस वेक्टर है जिसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेसियम, एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेसियन, ट्यूमीफेसियन। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन एक क्या है, एक फेमस वेक्टर है। किसका वेक्टर है, फेमस वेक्टर है किन लोग का, प्लांट लोग का। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेसियन क्या है, एक फेमस वेक्टर है किसका, प्लांट का। प्लांट में क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेसियन एक फेमस वेक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। तो अब देखो इस पर क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम टुमनीफेसियन जो है, ठीक है,
ये कौन सा बैक्टीरिया से फॉर्म हुआ, ये बैक्टीरिया से फॉर्म हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक क्या हुआ है, एक बैक्टीरिया से फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक क्या है, एक बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन क्या है, एक बैक्टीरिया है किसका, जो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, ठीक, किसका, डाइकोट प्लांट का। सेवरल डिसीज कॉजिंग पैथोजन है किसका, डाइकोट प्लांट का, जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेसियम, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेसियम। एक करता है क्या, देखो इसके पास क्या होता है, इसके पास जो टुमनिफेसियन है, ठीक है। एक क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड है। इसके पास क्या होता है, टीडीएनए होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है टीडीएनए। ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इसके पास होता है टीडीएनए। टीडीएनए क्या करता है, टीडीएनए जाता है प्लांट के जीनोम में, ठीक है। ये क्या करता है, प्लांट के जीनोम में जाके, क्या है, प्लांट का जीनोम, प्लांट का जीनोम, और प्लांट के जीनोम के साथ ये जाके क्या करता है, जो टीडीएनए है ये जाके बंद हो जाता है, ठीक है। प्लांट के साथ जाके प्लांट के साथ, प्लांट के अंदर जाके जो टीडीएनए है, ठीक है, इसके साथ क्या करता है, ये बैंड हो जाता है। इसके साथ क्या करता है, ये इसके साथ हो जाता है बैंड, इसके साथ क्या करता है, ये बैंड हो जाता है। और जब भी क्या होता है, जब प्लांट अपना रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, प्लांट अपने आप को जब रेप्लिकेट होता है प्लांट, तो उसके साथ क्या होता है, जो टीडीएनए है वो भी क्या होता है, उसके साथ रेप्लिकेट होता है, ठीक है। प्लांट अगर रेप्लिकेट होगा तो उसके साथ जो कौन है, अगर प्लांट डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उसके साथ कौन अटैच है, टी डीएनए अटैच है, वो भी क्या होगा, उसी के साथ रेप्लिकेट होगा, ठीक है। प्लांट डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो उसके साथ कौन अटैच है, टी डीएनए अटैच। तो आप समझ गए कि टी डीएनए का फंक्शन क्या है, ठीक है। जो प्लाज्मिड है, ठीक है, जो एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेसियन है किसका, डाइकोट प्लांट का। ये क्या करता है, एक डिसीज कॉज होता है जिससे, ठीक, एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, एक डिसीज कॉज होता है। इसके पास क्या होता है, टी डीएनए होता है। टी डीएनए क्या होता है, अगर ये प्लांट के जीनोम में जाता है और, ठीक है, प्लांट के जीनोम के साथ जाके बैंड कर लेता है। जो टी डीएनए है, टी डीएनए क्या करता है, प्लांट के जीनोम पर जाके, इस प्लांट के जीनोम, ठीक है, प्लांट के सेल पर जाकर, ठीक है, उसके जीनोम के साथ क्या करता है, जीनोम के साथ बैंड हो जाता है। उसके जीनोम के साथ बैंड होगा, फिर क्या फॉर्म करेगा ये, इसका सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, उसके बाद टी डीएनए क्या करेगा, टी डीएनए प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करेगा, सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा, और उसको क्या फॉर्म करेगा, सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ करके फॉर्म करता है क्या, ट्यूमर। क्या फॉर्म करता है, सेल को ग्रोथ करके फॉर्म करता है ट्यूमर। इससे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इससे हम लोग, तो देखो इससे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब जो ये प्लाज्मिड है, ठीक है, जो ये एग्रोबैक्टीरियम टोमनिफेशन है, जहाँ से क्या हो रहा है, जहाँ से ये टी डीएनए, ठीक है, जो टी डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है, टी जीन, जिसको क्या, जहाँ से क्या हो रहा है, जो टी जीन बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग काट के निकाल देंगे, और उसकी जगह में क्या डाल देंगे, डिजायर्ड डीएनए। जहाँ से क्या हो रहा है, देखो जहाँ से जो टी डीएनए बन रहा है, यहाँ से इसको काट कर निकाल देंगे, और क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग डिजायरेबल डीएनए डाल देंगे। तब क्या होगा, तब प्लांट ट्यूमर प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर प्लांट निकलने में आएगा। फिर जो इसके साथ डीएनए होगा, जो इसका जो डीएनए होगा, ठीक है, डिजायरेबल डीएनए, वो कहाँ अटैच हो जाएगा, वो प्लांट के साथ अटैच हो जाएगा, और ये ट्यूमर फॉर्म नहीं करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। बात समझे आप, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। सो टी डीएनए में क्या होता है, आप समझ गए कि क्या होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशन में क्या होता है, ये प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड है जिसमें टी डीएनए होता है, जो जो क्या करता है, जो प्लांट को सेल सेल डिवीजन ग्रोथ करता है और ट्यूमर फॉर्म करता है, ठीक है। और कैंसर, आप भाई बात समझो, अगर क्या ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब क्या है, कैंसर हो गया प्लांट को। सेम वैसे एनिमल के लिए, एनिमल के लिए कौन सा वेक्टर होता है, रेट्रोवायरस। एनिमल के लिए कौन सा वेक्टर होता है, एनिमल के लिए जो वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं क्या, एनिमल के लिए रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस क्या है, एक वेक्टर है जो एनिमल में होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस क्या है, एक वेक्टर है जो क्या होता है, किसमें होता है, ये होता है एनिमल में, जो क्या करता है, डीएनए को ट्रांसफर करता है, ठीक है, जो क्या करता है, डीएनए को ट्रांसफर करता है। और और किसका रिस्पॉन्सिबल है, रेट्रोवायरस रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैंसर कोजिंग, ठीक है। ये क्या करता है, देखो नॉर्मल सेल को, रेट्रोवायरस क्या करता है, नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करता है किसमें, रेट्रोवायरस नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कैंसरस सेल में। ये क्या करता है, नॉर्मल सेल को
नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देता है किस पे, कैंसरस सेल पर। ठीक है, नॉर्मल सेल को क्या कर देता है ये, रेट्रोवायरस इस नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देता है किस पर, कैंसरस सेल पर। बस यही था आपका टॉपिक कि प्लांट पर कौन सा मतलब वेक्टर यूज करते हैं, प्लांट पर कौन सा वेक्टर यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेसम क्या है, एक प्लाज्मिड का वेक्टर है जो प्लांट पर यूज करते हैं। ठीक है, और एनिमल का यूज करते हैं कौन सा वेक्टर, रेट्रोवायरस। तो आपको दो चीज समझना है कि प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज करते हैं और एनिमल पर कौन सा वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि कैसे एनिमल और प्लांट में वेक्टर यूज करते हैं। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है जो इस लेक्चर का, वो है कॉम्पिटेंट होस्ट। भाई अब हम लोग का जो प्लाज्मिड जो वेक्टर है इसको होस्ट पर इंजेक्ट करेंगे, जब होस्ट को देंगे तो होस्ट क्या होना चाहिए, होस्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, होस्ट क्या होना चाहिए, होस्ट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को होस्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम लोग होस्ट में भेज सकते हैं। बात समझ रहे हो, अगर होस्ट कॉम्पिटेंट होगा, अगर होस्ट क्या होगा, अगर होस्ट कॉम्पिटेंट होगा तभी हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हम लोग होस्ट पर भेज सकते हैं। तो लास्ट जो अब टॉपिक क्या है देखो, कॉम्पिटेंट होस्ट। अब क्या लास्ट टॉपिक, कॉम्पिटेंट। अब होस्ट को क्या बनाना पड़ेगा, होस्ट को हम लोग को बनाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट, कि जिससे क्या हो, जिससे हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट के अंदर जा सके। अब देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है, होस्ट वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड को क्या करते हैं, देखो इसको क्या करते हैं, प्लाज्मिड को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड को हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड को हम लोग ट्रीट करते हैं विथ डाइवेलेंट कैटायन। ठीक है, प्लाज्मिड को हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड को ट्रीट करते हैं किससे, डाइवेलेंट कैटायन से। जो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को जो ट्रीट करेंगे किससे, इस प्लाज्मिड को ट्रीट करते हैं क्या, प्लाज्मिड को ट्रीट करेंगे किससे, डाइवेलेंट कैटायन। जो आपके इंस्टीट्यूट ने बताया है कैल्शियम, किसका एग्जाम्पल दिया है, प्लाज्मिड को ट्रीट करेंगे किससे, डाइवेलेंट कैटायन से, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम। अगर हम लोग इससे ट्रीट करेंगे जो प्लाज्मिड, ठीक है क्या है प्लाज्मिड, आप प्लाज्मिड में जब इसको ट्रीट करेंगे किससे, डाइवेलेंट कैटायन से, तो जो कैल्शियम है कहाँ पर जाएंगे, कैल्शियम इसके सरफेस पर आ जाएंगे प्लाज्मिड के। अब देखो क्या करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, अगर हम लोग उसके बाद इसका हीट शॉक करेंगे इसको। ठीक है, हीट शॉक देंगे इसको, हीट शॉक, उसके बाद फिर आइस पर रखेंगे, फिर से इसको हीट शॉक देंगे, फिर से इसको आइस पर रखेंगे, फिर से इसको हीट शॉक देंगे, फिर से इसको आइस पर रखेंगे, मतलब इसको ऐसे ही बार बार करते रहने पर। ठीक है, हीट शॉक देंगे फिर आइस पर रखेंगे, हीट शॉक देंगे फिर आइस पर रखेंगे, हीट शॉक देंगे और फिर से आइस पर रखेंगे। ऐसे करने पर क्या होगा, जो इसका सेल वाल है, ठीक है, जो होस्ट का क्या, होस्ट का जो सेल वाल है वो क्या होगा, उसके उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे, वहीं से क्या होगा, जो प्लाज्मिड है वो एंटर कर लेगा। बात समझे, उसी से क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये एंटर हो जाएगा किस पर, होस्ट पर। क्या फिर क्या करेंगे, होस्ट हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस, और क्या देंगे आइस, वहाँ फिर आइस पर रखेंगे, हीट शॉक देंगे आइस पर रखेंगे, हीट शॉक देंगे आइस पर रखेंगे, जिससे क्या होगा, जो हम लोग का प्लाज्मिड है, ठीक है, जो प्लाज्मिड है वो एंटर कर लेगा कहाँ पर, उस जिससे क्या होगा, प्लाज्मिड एंटर कर लेगा होस्ट पर। एक क्या है, होस्ट पर, जिस पर क्या होगा, जो प्लाज्मिड है ये एंटर कर लेगा होस्ट पर। ऐसा करने पर, बात समझे, तो पहला आप चीज़ आप समझ गए, पहला चीज़ क्या करते हैं, प्लाज्मिड को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किससे, डाइवेलेंट कैटायन से, जिसको बोलते हैं कैल्शियम। जब इसको ट्रीट करेंगे कैल्शियम से तो क्या करेंगे, इसको हम लोग हीट शॉक देंगे और आइस पर रखेंगे, हीट शॉक देंगे आइस पर रखेंगे, जिससे क्या होगा, इसका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कहाँ घुस जाएगा, प्लाज्मिड हम लोग घुस जाएगा होस्ट में। ठीक है, जो प्लाज्मिड है कहाँ घुस जाएगा, ये घुस जाएगा कहाँ पर, होस्ट पर। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड चीज क्या कर सकते हैं, मैक्रो इंजेक्शन। मैक्रो इंजेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर दे सकते हैं, और इसको दे सकते हैं मैक्रो इंजेक्शन। मैक्रो इंजेक्शन इसको अगर देंगे हम लोग, ठीक है, तो देखो हम लोग मैक्रो इंजेक्शन मतलब डायरेक्टली किस में दे सकते हैं, एनिमल के न्यूक्लियस पर। प्लाज्मिड को क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसको मैक्रो इंजेक्शन से कहाँ भेज सकते हैं, प्लाज्मिड को एनिमल के न्यूक्लियस पर। ठीक है, इसको कहाँ भेज सकते हैं, मैक्रो इंजेक्शन से इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग डायरेक्टली कहाँ भेज सकते हैं, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है,
रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, किसमें? डायरेक्टली इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंजेक्ट कर सकते हैं किस पर? एनिमल के न्यूक्लियस पर। किससे? मैक्रो इंजेक्शन से एनिमल के न्यूक्लियस पर, ठीक है, एनिमल के न्यूक्लियस पर। तो आप मैक्रो इंजेक्शन से क्या कर सकते हो? मैक्रो इंजेक्शन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हो, किसमें? न्यूक्लियस, ठीक है, एनिमल के न्यूक्लियस के सेल पर, ठीक है, बात समझे? मैक्रो इंजेक्शन से आप क्या कर सकते हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हो एनिमल के न्यूक्लियस के सेल में। क्लियर हो गया? ये सेकंड मेथड था जो एनिमल में यूज करते हैं। अब देखो एक मेथड जिसको बोलते हैं क्या? बायोलिस्टिक गन मेथड। बायोलिस्टिक एंड जीन गन। नेक्स्ट मेथड क्या है? बायोलिस्टिक एंड जीन गन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड को बोलते हैं क्या? बायोलिस्टिक एंड जीन गन मेथड। ये बायोलिस्टिक एंड जीन गन मेथड क्या, इसमें क्या करते हैं? देखो बायोलिस्टिक एंड जीन गन मेथड में गन से, ठीक है ना, सीधा गन से क्या करते हैं? गन से सीधा प्लांट के सेल पर इंजेक्ट करते हैं। गन से क्या करते हैं? जो प्लांट होता है प्लांट के अंदर इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। जिस पर क्या यूज़ करते हैं? जिस पर गोल्ड एंड थर्स्टन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस पर सेल को बोम्बार्डेड करते हैं। और किसका यूज़ करते हैं? गोल्ड एंड थर्स्टन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। जिसमें क्या, ठीक, जिसमें क्या करता है? गन से, ठीक है, एक गन से डायरेक्टली इंजेक्ट करता है डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस पर? प्लांट में। इसमें थोड़ा सा खर्चा होता है, इसमें महंगा, ठीक है, गन का यूज़ करता है इसमें, ठीक है, किस पे? बायोलिस्टिक या जिन गन में क्या करता है? डायरेक्टली इसको प्लांट के में इंजेक्ट करते हैं गन से, जिस पे गोल्ड का यूज़ करता है, जिस पर किसका यूज़ करता है? जिस पर गोल्ड का यूज़ करते हैं। तो ये आप तीनों मेथड था जिसके क्या कर सकते हैं हम लोग? होस्ट को हम लोग कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये तीनों मेथड को आप ध्यान से एक बार देखो, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग? जिसको हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, ठीक है। पहला है कैल्शियम, डाइवेलेंट कैल्शियम मैंने से ट्रीट करेंगे। सेकंड क्या है? मैक्रो इंजेक्शन। थर्ड क्या है? बायोलिस्टिक्स और जिनगन मेथड, ठीक है। थर्ड क्या है? बायोलिस्टिक या जिनगन मेथड, जिससे क्या कर सकते हैं? बायोलिस्टिक या जिनगन मेथड से हम लोग हाई वेलोसिटी से, किससे? हाई वेलोसिटी से हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं गोल्ड और टंगस्टन के किस में? प्लांट में। गन से सीधा इंजेक्ट करेंगे किस पर? प्लांट में। तो आपने समझ गया कि कंपोनेंट कंपिटेंट होस्ट के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं? प्लांट के लिए, बैक्टीरिया के लिए और एनिमल के लिए। तो ये हम लोग का पूरा आज का टॉपिक टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, टूल्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हो गया कंप्लीट। हम लोग ने कंप्लीट कर लिया टूल्स किसका? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।